नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक डिजीज़ लाया हूँ, ट्यूबरक्लोसिस, जो कि मेरे पास बहुत डिमांड आ रही थी कि मैं डिजीज़ पर अपनी वीडियो बनाऊँ, ये डिजीज़ का लेक्चर दूँ। कोई भी मोस्टली टीबी के मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए, तो मैं आज ट्यूबरक्लोसिस ही लेकर के आया हूँ। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आइए देखते हैं ट्यूबरक्लोसिस क्या है। ट्यूबरक्लोसिस स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ट्यूबरक्लोसिस इज एन बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज, प्राइमरी affects lungs, parenchyma cells. It may be also transmitted to the other part of the body such as abdomen, kidney, meninges, bone, spinal cord and lymph nodes. It is primarily affected by Mycobacterium tuberculosis is an acid-fast aerobic bacteria that grows slowly sensitive to that. ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज़ है जो सबसे पहले लंग्स की पेरेन्काइमा सेल्स पर अफेक्ट करती है और उसके बाद अदर्स बॉडी ऑर्गन्स में बॉडी पार्ट्स में ट्रांसमिटेड होती है, जैसे कि एब्डोमेन में है, किडनी में, मेनिंजाइस ब्रेन में, बोन में, स्पाइनल कॉर्ड में और लिम्फ नोड्स में ये बाद में ट्रांसमिटेड होती रहती है। और जो ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, वो बैक्टीरिया ग्रो करता है स्लोली बॉडी में, बहुत स्लो ग्रो करता है। अगर मैं इसको अदर वर्ड्स में बोलूँ तो जो हमारी टीबी है वो एक संक्रामक बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होती है। जो इसका कॉजेस है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इस बीमारी का, इस डिजीज़ का सबसे अधिक प्रभाव, सबसे अधिक इफ़ेक्ट लंग्स पर पड़ता है। लंग्स के अलावा ब्रेन, यूटेरस, माउथ, लीवर, किडनी, थ्रोट आदि में भी ये टीबी ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है और स्पाइनल कॉर्ड में भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। होता क्या है, सबसे पहले जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो इसका बैक्टीरिया है वो सबसे पहले ह्यूमन के इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है। इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है जिससे कि जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। जब बैक्टीरिया सिस्टम पर अटैक करेगा तो वो इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा और जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो वहाँ जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। जब वहाँ पर बैक्टीरिया सक्रिय हो जाता है तो वो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो अपनी ग्रोथ करनी स्टार्ट कर देते हैं। फिर वहाँ पर बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, वो ग्रोथ करते हैं और अपनी फैमिली को बढ़ाते हैं। जो उनकी फैमिली होती है उस फैमिली को बढ़ाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, जिससे कि पेशेंट का जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज होने लगते हैं। जब बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ करेगा, अपनी फैमिली बढ़ाएगा तो उसका अटैक इम्यून सिस्टम पर होगा तो उससे टिश्यू की डेथ हो सकती है, टिश्यू डैमेज हो सकते हैं। कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जिसमें कि टीबी के सिम्टम्स जल्दी शो नहीं होते, बट कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें कि टीबी के सिम्टम्स स्टार्टिंग में ही शो होने लगते हैं। नेक्स्ट है इसका ट्रांसमिशन। किस तरह ये ट्रांसमिशन, मतलब किस तरह पेशेंट में डिजीज़ ट्रांसमिट होती है। दिस कैन सेपरेट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय एयरबोर्न ट्रांसमिशन बाय रिलीजिंग ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई थ्रू टॉकिंग, लाफिंग, कफिंग एंड स्नीजिंग। जब एक इन्फेक्टेड पर्सन अनइन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आता है या उससे बात करता है, उसके सामने हंसता है या छींकता है, तो उसके जो ड्रॉपलेट हैं वो अनइन्फेक्टेड पर्सन के अंदर चले जाते हैं, जिससे कि अनइन्फेक्टेड पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाता है। या फिर जो पर्सन है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्टेड पर्सन है, वो जब उस बिना रुमाल यूज़ किए, बिना अपना कुछ भी यूज़ किए डायरेक्ट छींकता है, खांसता है,
तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर में मिक्स हो जाते हैं, और एयर में मिक्स होने के बाद अनइन्फेक्टेड पर्सन को वो ड्रॉपलेट उसके अंदर चले जाते हैं, तो जिससे कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये डिजीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं? इसका जो मेन कॉजेज़ है वो ओनली वन मेन कॉजेज़ है, वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ओनली वन ऑफ द मेजर कॉजेस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिसके कारण कि ये डिज़ीज़ पेशेंट में पॉजिटिव होती है। अल्कोहल से कभी कभी लंग्स टीबी होने का खतरा रहता है, तंबाकू से या सिगरेट्स है, ये बीड़ी जो स्मोकर होते हैं उनको भी कभी कभी उनकी बॉडी में ज़्यादा तंबाकू यूज़ करने से, ज़्यादा सिगरेट बीड़ी यूज़ करने से जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो एक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा साइन एंड सिम्टम्स। जो इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं वो क्या क्या हैं? नाइट फीवर अबव देन 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। पेशेंट को रात के टाइम बुखार आएगा, वो भी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के अबव। रात में ही ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को बुखार आता है। नेक्स्ट उसको स्वेटिंग होगी, स्वेटिंग भी उसको नाइट में ही होगी, नाइट स्वेटिंग होगी। नेक्स्ट उसका स्पुटम प्रोडक्शन होगा। जब पेशेंट का जो स्पुटम है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, उसका ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा और ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होगा। नेक्स्ट डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, पेशेंट को ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम्स होंगी, डिफ़िकल्टी आएंगी। नेक्स्ट वेट लॉस, उस पेशेंट का जो वेट है वो लॉस होगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट है एनोरेक्सिया, पेशेंट को भूख लगना कम हो जाएगी। नेक्स्ट है चेस्ट पेन, पेशेंट को चेस्ट में पेन होगा। नेक्स्ट है कफ विद स्पुटम, जो पेशेंट है वो उसको खांसी होगी और खांसी के साथ साथ उसको स्पुटम उसका बाहर आएगा। बट स्टार्टिंग में जो सबसे पहला टीबी के सिम्टम्स होते हैं वहाँ पर ड्राई कफ होती है, वहाँ पेशेंट को कफ के साथ स्पुटम नहीं आता है। नेक्स्ट है हमारी डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन। क्या क्या हम ऐसा इवेल्यूएशन करें जिससे कि हमें कंफर्म हो सके कि पेशेंट को टीबी ही है। सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री में हम पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री देखेंगे जो रिलेटेड हो रेस्पिरेशन डिजीज़ से, रेस्पिरेटरी डिजीज़ से, कि पेशेंट को इस डिज़ीज़ से पहले कोई रेस्पिरेटरी डिजीज़ तो नहीं हुई है कभी भी पास्ट में उसके। नेक्स्ट उसकी फैमिली हिस्ट्री चेक करेंगे कि पेशेंट की फैमिली में कोई भी पर्सन रेस्पिरेटरी डिजीज़ किसी को नहीं हुई है या किसी को टीबी इससे पहले तो नहीं हुई है। नेक्स्ट उसकी पर्सनल हिस्ट्री चेक करेंगे, जैसे कि उसकी हैबिट्स हैं, डाइट है, एनवायरनमेंट है, क्या पेशेंट खाता है, कहाँ रहता है, क्या यूज़ करता है, किस चीज़ की उसको आदत है, अल्कोहलिस्ट है, बीड़ी स्मोकर है, सिगरेट स्मोकर है, वो सब चीज़ हम पर्सनल हिस्ट्री उसकी चेक करेंगे। नेक्स्ट हमें पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लंग्स का एग्जामिनेशन करते हैं। लंग्स का एग्जामिनेशन में हम देखते हैं कि पेशेंट का जो लंग्स का साइज़ है वो कैसा है, नॉर्मल साइज़ है या असाइमेट्रिकल साइज़ है। नेक्स्ट हम उसके लंग्स की शेप देखेंगे कि नॉर्मल शेप में है पेशेंट का लंग्स या पिजियन शेप में है। अगर पिजियन शेप में है तो पेशेंट को टीबी पॉजिटिव हो सकती है। नेक्स्ट हम परकशन मेथड यूज़ करेंगे। परकशन मेथड यूज टू लिसन द विजिंग साउंड और क्रैकल साउंड और बबल साउंड। परकशन मेथड यूज़ करेंगे हम विजिंग साउंड सुनने के लिए, क्रैकल साउंड सुनने के लिए, बबल साउंड सुनने के लिए। जिस परकशन मेथड जो हम करते हैं उसमें परकशन हैमर के थ्रू हम पेशेंट की बॉडी में जहाँ लंग्स की लोकेशन होती है वहाँ पर उसको परकशन हैमर के थ्रू उसको देखते हैं कि वहाँ कुछ कैसा वहाँ से साउंड फील हो रहा है हमें। नेक्स्ट हम ऑस्कल्टेशन मेथड यूज़ करेंगे टू लिसनिंग द साउंड थ्रू द स्टेथोस्कोप। हम वहाँ का साउंड स्टेथोस्कोप के थ्रू देखेंगे कि जो पेशेंट के लंग्स का साउंड है वो लप डप का ही साउंड आ रहा है या कोई और नॉर्मल साउंड, कोई और साउंड चेंज हो रहा है उसका। अगर साउंड चेंज है तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा AFB पर स्पुटम। AFB मीन्स होता है एसिड फास्ट बैसिलस। ये भी हमारा एक
एवेल्यूशन है, एक टेस्ट होता है AFB टेस्ट स्पुटम का। इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को जब पेशेंट मॉर्निंग सबसे पहले सोकर उठता है मॉर्निंग में, तो उसको हम एक कल्चर की एक डिब्बी देते हैं। उस डिब्बी में पेशेंट से बोलते हैं कि इसमें फ्रेश मॉर्निंग का स्पुटम सैंपल कलेक्ट कर लें, और फिर उस सैंपल को कलेक्ट करने के बाद हम लैब लेकर जाते हैं। लैब में एक ड्रग आती है कल्चर मीडियम 39, उस ड्रग को यूज़ करते हैं, जिससे कि हमें स्पुटम का पता चलता है कि पेशेंट को TB है या नहीं। नेक्स्ट हम उसका एक्सरे करते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर व्यू, और पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू देखते हैं उसमें। और पेशेंट के एक्सरे में अगर हमें पल्मोनरी कोचेस प्रेजेंट मिल रहा है या पल्मोनरी कोच सीन हो रहा है, शो हो रहा है, तो पेशेंट को कंफर्म है कि पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है। नेक्स्ट हम मोंटॉक्स टेस्ट करते हैं या ट्यूबरल स्किन टेस्ट करते हैं। इस स्किन टेस्ट में क्या होता है कि एक ड्रग्स आती है PPD, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेशन ड्रग्स यूज़ करते हैं हम। इसको 26-27 गॉज नंबर की निडल से इंट्राडर्मली स्किन में इंजेक्ट किया जाता है। जब हम इसको इंजेक्ट कर देंगे और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की सेंसिटिविटी को कंफर्म करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं इस टेस्ट को। आफ्टर इंजेक्टेड PPD, जब हम PPD ड्रग स्किन में इंजेक्ट कर देंगे तो उस एरिया को मार्क कर लेंगे जहाँ पर हमने वो ड्रग इंजेक्ट की है। उस एरिया को मार्क कर लेंगे, उसको छोड़ देंगे कम से कम 24 to 72 हावर्स के लिए, रेस्ट के लिए छोड़ देंगे पेशेंट को 24 से 72 हावर्स के लिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो एरिया हमने मार्क किया था उस एरिया पे कोई रेडनेस तो नहीं है, कोई स्वेलोइंग तो नहीं है, कोई स्वेलो तो नहीं है, कोई वहाँ पर इचिंग तो नहीं हो रही है, वो एरिया रेड लाल तो नहीं पड़ रहा है, वो सब चीज़ देखेंगे। अगर ऐसा सब कुछ है तो पेशेंट को जो ट्यूबरक्लोसिस है वो पॉजिटिव, और ऐसा कुछ नहीं है तो पेशेंट की जो ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट है वो नेगेटिव है। नेक्स्ट आता है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। हम क्या क्या मैनेजमेंट पेशेंट को दें, क्या क्या ट्रीटमेंट दें जिससे कि हमारा जो पेशेंट है वो ट्यूबरक्लोसिस से क्योर हो सके। तो उसके लिए सबसे पहले ड्रग्स हैं हमारी, वो हैं सबसे पहले तो हम उसको स्ट्रेप्टोमाइसिन दे सकते हैं। अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन से कवर अप नहीं हो रहा है तो हम इथाम्बुटॉल, रिफाम्पिन और आइसोजेनाइड का कॉम्बिनेशन ड्रग्स यूज़ करते हैं। इथाम्बुटॉल 400 mg में आती है, रिफाम्पिन आती है और आइसोजेनाइड आती है। ये ड्रग्स पेशेंट को कम से कम 6 मंथ से 12 मंथ्स तक कंटिन्यू रेगुलर देनी होती हैं। इन ड्रग्स अगर पेशेंट की एक भी डोज, तीनों ड्रग्स के कॉम्बिनेशन की अगर एक भी डोज छूट गई तो पेशेंट को अपना कोर्स दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा शुरू से ही। तो इसलिए ध्यान रखना होता है कि पेशेंट कोई भी डोज, कोई भी टाइम, किसी भी टाइम मिस ना करे। और जो रिफाम्पिन ड्रग्स होती है उसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है कि पेशेंट जब इस ड्रग को यूज़ करता है, इस ड्रग्स को कंटिन्यू लेता है, तो उसका जो यूरिन का कलर है वो रेड पड़ जाता है। क्योंकि जो बैक्टीरिया है, अगर पेशेंट को यूरिन रेड कलर का आ रहा है तो हम उससे समझ सकते हैं कि जो पेशेंट का यूरिन का जो कलर जब रेड हुआ है तो पेशेंट में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो किल हो रहा है। उस किल होने की वजह से ही पेशेंट का जो यूरिन है वो रेड कलर का हुआ होता है। तो ये रिफाम्पिन ड्रग्स के कारण होता है। रिफाम्पिन ड्रग्स सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होती है ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट को। नेक्स्ट हम पायराजिनामाइड यूज़ करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन में आपको बता दिया, कैनामाइसिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन कुछ भी एक यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम एंटीपायरेटिक्स यूज़ करते हैं। एंटीपायरेटिक्स हम यूज़ करते हैं जो सिम्टम्स हैं पेशेंट को, नाइट फीवर वगैरह, उसके लिए। नेक्स्ट एक्सपेक्टोरेंट्स ड्रग यूज़ करते हैं, जो पेशेंट को ड्राई कफ वगैरह थी उस कफ से रिलीफ दिलाने के लिए हम एक्सपेक्टोरेंट ड्रग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एंटासिड्स ड्रग यूज़ करते हैं, एंटासिड जैसे पेंटाप्रोजोल, रेबेप्रोजोल, ये ड्रग्स हम यूज़ करते हैं ताकि पेशेंट को कोई भी एसिडिटी वगैरह ना हो। नेक्स्ट हम BCG वैक्सीन यूज़ करते हैं, बट ये सिर्फ चाइल्डहुड में यूज़ की जाती है। अगर किसी पेशेंट को, कोई पेशेंट
चिल्ड्रन है हमारे पास और उसको ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट प्रेजेंट है, पॉजिटिव है, तो हम उस चाइल्ड को BCG का टीका भी दे सकते हैं, BCG वैक्सीन भी लगा सकते हैं, जिससे कि हमें पेशेंट का जो डिजीज है उसको क्योर करने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट आता है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में ओनली वन ऑफ द सर्जिकल मैनेजमेंट है इसका, जो है लंग ट्रांसप्लांटेशन। लंग ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है कि जो पेशेंट के लंग्स हैं वो ट्यूबरकुलोसिस के कारण अफेक्टेड हो जाते हैं, और इस अफेक्टेड लंग्स को हम वहाँ से रिमूव करके, वहाँ से काट करके उसको उसकी जगह न्यू लंग्स, जो हम पेशेंट से अगर कोई डोनर मिल जाता है तो उसे रिसीव करके हम वो लंग्स ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बट लंग्स ट्रांसप्लांट इज़ द वन ऑफ द हार्ड एंड टिपिकल ट्रांसप्लांट इन सर्जरी, बहुत टिपिकल सर्जरी है। नेक्स्ट है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। एज अ नर्स हम क्या क्या मैनेज करें अपने पेशेंट, ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट को क्योर करने के लिए। एज अ नर्स आप क्या कर सकते हो, देखते हैं। आइसोलेट द पेशेंट। हमारा पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, तो सबसे पहले हम पेशेंट को आइसोलेट कर देंगे ताकि जो उसका बैक्टीरिया है वो किसी और अन्य पेशेंट को ना लगे, तो आइसोलेट कर देंगे पेशेंट को। नेक्स्ट, यूज़ द PPE, पर्सनल पेशेंट इक्विपमेंट, वाइल टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट। हम अगर पेशेंट के पास पेशेंट की केयर करने के लिए जा रहे हैं, कुछ भी प्रोसीजर करने के लिए जा रहे हैं, तो उससे पहले हमें अपनी PPE किट ज़रूर पहननी होगी। जो PPE किट में हमारे ग्लव्स, गाउन, मास्क, ये सब चीज़ें आती हैं, वो सब चीज़ों के बिना हम पेशेंट के पास प्रोसीजर करने नहीं जा सकते। प्रोवाइड सेमी फॉलोअर्स पोजीशन। हम पेशेंट को सेमी फॉलोअर्स पोजीशन देंगे। एडमिनिस्टर ऑटोथेरेपी, O2 ऑक्सीजन की थेरेपी, ऑक्सीजन स्टार्ट कर देंगे हम पेशेंट को, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस के वाले पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसको हाइपोक्सिया हो जाता है। नेक्स्ट आता है मेक द पेशेंट यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। जो हमारा पेशेंट है उसको यूनिवर्सल प्रिकॉशंस यूज़ करनी होंगी। नेक्स्ट, प्रोवाइड द प्रॉपर वेंटिलेशन। पेशेंट को हम प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे। एडवाइस फॉर द डीप ब्रीथ एक्सरसाइज। पेशेंट को डीप ब्रीथ एक्सरसाइज के लिए बोलेंगे, गहरी सांस लेने के लिए बोलेंगे। नेक्स्ट, प्रोवाइड प्रोटीन रिच डाइट। पेशेंट को एडवाइस देंगे हम कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन रिच डाइट खाए, जैसे कि एग वगैरह। नेक्स्ट, एडवाइस द पेशेंट टू ईट क्रैब। पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि वो क्रैब यानी केकड़े खाए। रेगुलर मॉनिटर वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट। जो हमारा पेशेंट है उसके वाइटल साइन हमें रेगुलर मॉनिटर करने हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन अबाउट ATT थेरेपी फॉर ईच 6 मंथ रेगुलर। हम पेशेंट को ATT एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट के बारे में पेशेंट को बताएंगे कि ये आपको कंटिन्यू 6 मंथ से लेकर 12 मंथ तक लगातार दवाई खानी है। अगर आपकी एक भी डोज मिस हो गई तो आपको कोर्स दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, मॉनिटर इनपुट आउटपुट चार्ट। जो भी हमारा इनपुट आउटपुट चार्ट है कि पेशेंट कितना पानी पी रहा है, कितना लिक्विड पी रहा है, कितना लिक्विड ले रहा है और कितना उसको आउटपुट निकाल रहा है, क्या कर रहा है, वो सब चीज़ हमें मॉनिटर करनी है। नेक्स्ट, रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग। जो भी हमने प्रोसीजर करे हैं, जो भी वाइटल साइंस करा है, जो भी इनपुट आउटपुट चार्ट्स है, वो सब चीज़ हमें रिकॉर्ड करनी है और अपने फिजिशियन को रिपोर्ट करनी है। तो ये था हमारा ट्यूबरकुलोसिस। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आया होगा। अगर किसी को समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसके लिए फिर और किसी तरह से एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू आप सभी का वीडियो देखने के लिए। अगर आप यहाँ तक आए हैं, आपने मेरी वीडियो देखी है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।